साल 1993, 6 जून की तारीख। पूरे देश की नजरें अचानक एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिक गईं जहां इंडिया का सबसे मशहूर वकील राम जेठमलानी एक ऐसे शख्स के साथ बैठे थे जिसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की नींव हिला दी। माइक उठाते ही उसने कहा, यस, द मनी वाज पेड टू द ऑनरेबल पीवी नरसिम्हा राव, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। The money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें फटी रह गईं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शेयर मार्केट का बिग बुल हर्षद मेहता था। उसने खुलेआम दावा किया कि प्रधानमंत्री को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है ताकि उसके खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशन दब जाए और कानूनी कार्रवाई रुक जाए। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इस दावे का सबूत उसके पास ऑडियो टेप के रूप में मौजूद है। उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत में थी। ऐसे में इस बयान ने पूरे देश में भूचाल मचा दिया। न्यूज चैनल्स, अखबार, चाय की दुकानों से लेकर संसद तक हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता। अब सोचो, वो शख्स जिसने सिर्फ 40 रुपए लेकर मुंबई में कदम रखा था, कुछ ही सालों में इंडिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। उसके पास हजारों स्क्वायर फीट के आलीशान अपार्टमेंट्स थे, एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें थीं और सालाना 24 करोड़ का टैक्स भरता था। लोग उसे अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहने लगे थे। मार्केट में उसकी ऐसी धाक थी कि वो जिस भी कंपनी का शेयर खरीदता उसका दाम आसमान छूने लगता। लेकिन असली खेल शुरू हुआ जब उसने मनी मार्केट में कदम रखा। वहां उसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढा और उसी का फायदा उठाकर 4000 करोड़ का घोटाला कर दिया। और अगर आज के टाइम में उसकी वैल्यू देखी जाए तो करीब 24,000 करोड़ पे बैठती है। यह सब कुछ आरबीआई की नाक के नीचे हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी। हर्षद ने पैसा बनाने का ऐसा जाल बुना कि लोग आंख बंद करके उसका पीछा करने लगे। तो कहानी यहीं से रोचक होती है, कैसे एक मामूली से लड़के ने इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम कर डाला। कैसे उसने बैंकों और शेयर मार्केट की कमजोरियों का फायदा उठाया और आखिर उसका खेल बेनकाब कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है साल 1973 से। रायपुर का 18 साल का लड़का हर्षद मेहता अपनी जिंदगी से मायूस, पिता का बिजनेस बर्बाद, सेहत बिगड़ती हुई और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन हर्षद के अंदर कहीं ये आग थी कि उसे ये हालात बदलने ही होंगे। इसलिए उसने ठान लिया कि वो उस शहर जाएगा जो उसके सपनों को हकीकत में बदल सकता था, मुंबई। मुंबई पहुंचकर हर्षद ने लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम करने लगा। शुरुआत में उसने प्लास्टिक स्क्रैप इकट्ठा करके बेचा, फिर सीमेंट की ट्रेडिंग तक की। कई बार पैसों की कमी की वजह से खुद कंधे पर सामान उठाकर डिलीवरी करता। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गया। कॉलेज खत्म होते ही साल 1977 में हर्षद को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। सैलरी थी सिर्फ 6,600 रुपए सालाना। उसका भाई अश्विन मेहता भी आईसीआईसीआई में काम करने लगा। दोनों भाई नौकरी के साथ साथ छोटे मोटे बिजनेस भी ट्राई करते रहे, लेकिन बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। एक दिन दोनों भाइयों ने फैसला किया, अब और नहीं, अब अपनी किस्मत मार्केट में आजमाएंगे। उस दौर में बीएसई में ट्रेडिंग रिंग होती थी, जहां सारे सौदे हाथ से होते थे। कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं, यहां सिर्फ ब्रोकर और जॉबर को एंट्री मिलती थी। जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट्स के लिए खरीद फरोख्त करना। हर्षद जब पहली बार उस रिंग में पहुंचा तो उसने खुद से कहा, मुझे यहीं खेलना है और जीतना है। लेकिन उसके लिए जॉबर बनना जरूरी था। उसने ब्रोकर पी अंबालाल से बार बार रिक्वेस्ट की, तब जाकर उसे जॉबर का बैज मिला। पर किस्मत ने उसका पहला इम्तिहान वहीं लिया। पहले ही दिन 2000 का नुकसान हो गया। लेकिन हर्षद हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, यह नुकसान नहीं, मेरी पहली फीस है। अगले कुछ महीनों में उसने अपनी स्किल्स पर जमकर मेहनत की और जल्द ही मार्केट के सबसे तेज और स्मार्ट जॉबर्स में गिना जाने लगा। उसे समझ आ गया कि असली खेल सिर्फ खरीद बिक्री का नहीं है। बड़े पैसे कमाने हैं तो कंपनी की इनसाइड जानकारी दूसरों से पहले चाहिए। हर्षद ने ऐसे लोगों से रिश्ते बनाने शुरू कर दिए जो उसे कंपनियों के अंदरूनी हालात बता सके। जैसे लेबर यूनियनों के लीडर्स, वो उनसे प्रोडक्शन का डाटा लेता। अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो शेयर खरीदे, अगर गिरा या स्ट्राइक होने वाली हो तो पहले से बेचकर बच निकलता। आज इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और यह गैर कानूनी है,
लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल लीगल था। धीरे धीरे हर्षद सिर्फ दूसरों के लिए ट्रेड नहीं कर रहा था, बल्कि अपना पैसा 1982 तक हर्षद मेहता ने इनसाइडर ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बना लिया था और मुंबई में एक बड़े घर में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन हर्षद सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा अब वक्त है एक नई चाल चलने का, और यहीं से शुरू हुआ उनका अगला दांव, पंप एंड डंप। इस टेक्निक में वो किसी अंडरवैल्यूड शेयर की भारी मात्रा खरीद लेते। सप्लाई कम होने से शेयर की कीमत अचानक ऊपर चली जाती, और जब मार्केट उस शेयर पर टूट पड़ता तो हर्षद अपनी होल्डिंग्स बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते। इस स्ट्रेटजी ने उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया कि उन्हें लगने लगा अब मार्केट में कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत का असली इम्तिहान अभी बाकी था। चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, बिग बुल ने कमाल कर दिया। बेयर्स शॉक में थे, लेकिन असलियत यह थी कि इस खेल में हर्षद को 1.5 करोड़ का झटका लग चुका था। पर वो झुकने वाला इंसान नहीं था। उसने राख से उठकर फिर से अपना साम्राज्य खड़ा किया। ग्रो मोर अब सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम करने लगी, और देखते ही देखते इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स में शामिल हो गई। लेकिन अंदर से हर्षद बेचैन था। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाया, क्यों सारी जिंदगी दूसरों का पैसा घुमाऊं? अब वक्त है कि मैं खुद खेलूं और जीतूं। पैसा भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा। लेकिन इसके लिए उसे चाहिए था पूरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलना, और वो दरवाजा था मनी मार्केट। ये मार्केट आम लोगों के लिए नहीं था। यहां सिर्फ बैंक खेलते थे। 15 दिन के लोन, करोड़ों के ट्रांजैक्शन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का असली जुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा था बैंक रिसिप्ट्स। मनी मार्केट दरअसल बैंकों का अपना छोटा सा खेल था। यहां बैंक एक दूसरे को 15 दिन के लिए शॉर्ट टर्म लोन देते थे। मान लो सिटी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त पड़े हैं और वो उन्हें काम में लगाना चाहता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ की जरूरत है। ऐसे में सिटी बैंक उसे लोन दे देगा। बदले में बैंक ऑफ अमेरिका अपने 100 करोड़ के एसेट्स गिरवी रखेगा, जो आमतौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स होते थे। 15 दिन बाद बैंक ऑफ अमेरिका लोन और इंटरेस्ट वापस करके अपनी सिक्योरिटीज ले लेगा। लेकिन इस खेल में एक छोटा सा ट्विस्ट था। असल में सिक्योरिटीज कभी हाथों हाथ ट्रांसफर नहीं होती थी। उनकी जगह बैंक एक बैंक रिसीप्ट यानी बीआर जारी करता था। यह बीआर उस बैंक का प्रॉमिस लेटर होता था। अगर हमने पैसा नहीं लौटाया तो हमारी सिक्योरिटीज तुम्हारी। इस तरह बीआर पूरी डील को आसान और सुविधाजनक बना देता था। इन डील्स को रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता था, और इन्हें करवाने के लिए बीच में ब्रोकर्स होते थे। ब्रोकर्स का रोल सिंपल था, 2 बैंकों को आपस में कनेक्ट करना और इसके बदले मोटी ब्रोकरेज फीस कमाना। और यही हर्षद ने ठान लिया, अब वक्त है इस गेम में उतरने का। मैं भी मनी मार्केट का सबसे बड़ा ब्रोकर बनूंगा। लेकिन किस्मत का असली इम्तिहान अभी बाकी था। 18 मार्च 1982, जिसे बाद में लोग ब्लैक थर्सडे कहने लगे। सुबह मार्केट सामान्य तरीके से खुला, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन दोपहर करीब 2 बजे अचानक शेयर मार्केट ऐसे टूटना शुरू हुआ कि 15 मिनट में पूरा सिस्टम हिल गया। उस सदी का सबसे तेज गिरावट वाला दिन, और नतीजा हर्षद पर 10 लाख का नुकसान। नुकसान इतना बड़ा था कि ब्रोकर का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी पत्नी की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी। घर का खर्च कई महीनों तक अश्विन की पत्नी ने उठाया, जो एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। लेकिन हर्षद हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने भाई से कहा, यह खेल खत्म नहीं हुआ है, अब असली वापसी होगी। जून 1982 में दोनों भाइयों ने फिर से मार्केट में कदम रखा। इस बार एक छोटे से ऑफिस से अपनी खुद की ब्रोकिंग फर्म शुरू की, ग्रो मोर कंसल्टेंट्स। उनका मकसद था अमीर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना और उन्हें हाई रिटर्न्स दिलाना। स्टार्टअप कैपिटल भी बड़े अजीब तरीके से आया। अश्विन के ससुर से मिले कुछ लाख और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से थोड़ा कैश। बस यहीं से ग्रो मोर की गाड़ी चल पड़ी। हर्षद की नजर चाय कंपनियों पर गई। उस वक्त टी लीव्स के रेट 4 रुपए किलो से ऊपर चले गए थे। मतलब इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ने वाला था, लेकिन उनके शेयर अब भी मार्केट में अंडरवैल्यूड थे। हर्षद ने तुरंत अपने क्लाइंट्स के लिए मैकल रसल, टाटा टी और हैरिसन मलयालम जैसी कंपनियों में जमकर इन्वेस्ट किया।
साल भर में इन कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे और क्लाइंट्स को जबरदस्त रिटर्न मिला। ग्रो मोर का नाम चारों तरफ फैल गया। लोग लाइन लगाकर अपनी सेविंग्स इसमें डालने लगे। 1985 तक हर्षद को लोग स्टॉक मार्केट का जादूगर कहने लगे थे, लेकिन सफलता का यह दौर एक और बड़े तूफान को जन्म दे रहा था। मार्केट का पुराना खिलाड़ी, एक बेयर, मनु मानिक, उसे हर्षद की लगातार बढ़ती ताकत रास नहीं आ रही थी। मनु शॉर्ट सेलिंग का उस्ताद था। उसकी स्ट्रेटजी साफ थी, शेयर ऊपर जाएं तो 1986 में जब फाइनेंस मिनिस्टर वी.पी. सिंह का बजट आया और बिजनेस जगत में निराशा फैल गई तो शेयर मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने उस वक्त स्पिक नाम की कंपनी के शेयर भारी मात्रा में खरीद रखे थे। ये देखकर मनु मानिक और उसके बेयर गैंग ने मौका लपक लिया। उन्होंने स्पिक पर शॉर्ट सेलिंग करके प्राइस और नीचे धकेल दिया। यही नहीं रुके, उन्होंने अफवाहें फैला दी कि हर्षद को 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है और अब वो अपने बकाये चुकाने की हालत में नहीं है। मार्केट में खबर फैल गई, हर्षद और ग्रो मोर अब दिवालिया होने वाले हैं। लेकिन असलियत ये थी कि हर्षद के पास सारे कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा था। अब सवाल था, क्या वो इस झूठी अफवाह को मात देकर अपनी इमेज बचा पाएगा या मनु मानिक की चाल कामयाब होगी? ट्रेडिंग फ्लोर पर अफवाहें गूंज रही थी। हर्षद डूब गया, अब इसका खेल खत्म। लेकिन तभी सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या? एडवांस पेमेंट? हाँ, 14 दिन का वक्त बाकी था और हर्षद ने 14 दिन पहले ही सारे पेमेंट्स क्लियर कर दिए, मानो दुनिया को सीधा मैसेज दिया हो, मैं हर्षद मेहता हूं और मुझे गिराना इतना आसान नहीं। इस मूव ने उसकी इज्जत को दोगुना कर दिया। हर्षद ने जल्दी समझ लिया था कि मनी मार्केट कोई सीधा सादा खेल नहीं है। यहां पहले से ही बड़े बड़े नाम जैसे सिटी बैंक के अजय कयान और हेमंत कोठारी मिलकर एक तरह का कार्टेल चला रहे थे। उनका राज था, नए ब्रोकर यहां कदम नहीं रख सकते। लेकिन हर्षद वही इंसान था जो बंद दरवाजों से डरता नहीं था, उन्हें तोड़कर अंदर घुस जाता था। उसने मौका तलाशा और कुछ ऐसे बैंक से हाथ मिला लिया जो उस वक्त ज्यादा एक्टिव नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और एनजी ग्रिडलेस बैंक। हर्षद ने उन्हें अपनी ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर की और धीरे धीरे इनके साथ मिलकर अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कर लिया। देखते ही देखते सिर्फ 2 सालों में वो मनी मार्केट का टॉप ब्रोकर बन चुका था। अब ब्रोकरेज से पैसा तो खूब आ रहा था, लेकिन हर्षद का असली सपना कहीं और था। वो सिर्फ ब्रोकरेज कमाकर खुश रहने वाला नहीं था, उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान चल रहा था। मनी मार्केट के पैसे का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में ऐसा धमाका करना जैसा किसी ने सोचा भी ना हो। उस वक्त कई बैंक टाइम बचाने के लिए एडवांस में ही ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे। डील फाइनल होने तक ये पैसा 10-15 दिन तक पड़ा रहता। हर्षद ने सोचा, क्यों ना इन पैसों को कुछ वक्त के लिए स्टॉक्स में घुमाया जाए, और यही उसका सबसे खतरनाक दांव था। वो इन पैसों से अपने पसंदीदा स्टॉक्स को ऊपर चढ़ाने लगा। कीमतें आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ी और जब डील क्लोज करने का वक्त आता, हर्षद शेयर बेचकर मोटा प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लेता और बाकी रकम से बैंक की डील निपटा देता। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब उसने सिस्टम का सबसे खतरनाक लूप होल पकड़ लिया, जिन बैंक रिसीप्ट्स, बीआर। पर यह पूरा खेल चलता था, उन्हें कोई वेरीफाई ही नहीं करता था। मतलब यह तक चेक नहीं होता था कि बैंक के पास सच में उतनी सिक्योरिटीज हैं भी या नहीं। हर्षद ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने छोटे छोटे बैंकों जैसे बैंक ऑफ कर्द को मोटी रिश्वत देकर फर्जी बीआर बनवाने शुरू कर दिए। अब खेल और भी बड़ा हो गया। एक बैंक से पैसा आता, वो पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में जाता और फेक बीआर देकर बैंक को संतुष्ट कर दिया जाता। नतीजा ये कि हर्षद के पास पहले से भी ज्यादा पैसा था और उसे घुमाने के लिए ज्यादा वक्त भी। साल 1990 से लेकर 1992 तक यही पैसा शेयर मार्केट को आसमान पर ले गया। मई 1990 में जहां सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट पर था, वहीं अप्रैल 1992 तक सेंसेक्स लगभग 4500 पॉइंट तक जा पहुंचा। मतलब सिर्फ 2 सालों में 460% की जबरदस्त ग्रोथ। हर्षद के फेवरेट स्टॉक्स की कहानी तो और भी हैरान करने वाली थी। एसीसी का प्राइस जो 300 रुपए था, वो बढ़कर 10,000 के पार चला गया। अपोलो टायर्स के दाम भी 10 गुना तक बढ़ गए। मनु मानिक और बाकी बेयर्स चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, मार्केट को नीचे खींचना अब नामुमकिन था, क्योंकि अब बिग बुल के पास पैसे का ऐसा खजाना था जिसे देख बाकी सब दंग रह गए। पैसा बरसते ही
हर्षद मेहता का लाइफस्टाइल किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं रहा। उन्होंने 15,000 स्क्वायर फीट का एक शाही पेंट हाउस खरीद लिया था, जिसमें से अरब सागर का नजारा साफ दिखता था। उनके गैराज में 29 चमचमाती कारें खड़ी रहती थी, जिनमें इंडिया की पहली इंपोर्टेड लेक्सस कार भी शामिल थी। इस शोहरत और दौलत के साथ उन्हें मिला नया खिताब, द बिग बुल। अब तो मार्केट में उनकी पकड़ इतनी तगड़ी हो चुकी थी कि वो जिस भी कंपनी के शेयर छू लेते, उसका दाम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता। यहां तक कि जब उन्होंने माजदा कंपनी के शेयर खरीदे तो सिर्फ उसका प्राइस ही नहीं बढ़ा, बल्कि एक दूसरी कंपनी स्वराज माजदा भी आसमान छूने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को लगा अगर हर्षद ने खरीदा है तो जरूर यह कंपनी गोल्ड माइन होगी। मीडिया ने भी हर्षद को सुपरस्टार बना दिया था। बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे जैसी मैगजीन्स के कवर पर उनकी तस्वीरें छप रही थी। टीवी पर उनके पेंट हाउस की आलीशान छतें, उनकी लग्जरी कार्स और उनकी टॉप नॉच लाइफस्टाइल दिखाए जाते। अखबारों में उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर कहा जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब शोहरत सिर पर चढ़ती है तो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। हर्षद के साथ भी यही हुआ। उनकी नजरें अब और ऊंचाइयों पर थीं। उन्होंने टारगेट बना लिया था कि वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, मेरिल लिंच और टाटा की लक्को जैसी दिग्गज कंपनियों से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। मगर किस्मत के पास उनके लिए कोई और ही स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। साल 1991 में आरबीआई को अंदर की खबर मिल गई थी कि मनी मार्केट में बीआर का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। रिजर्व बैंक ने तुरंत कुछ बैंक्स के खिलाफ जांच बैठा दी और साथ ही सभी बैंक्स को सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। मतलब अब नकली बीआर का इस्तेमाल करके डील्स करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हर्षद रुकने वालों में से नहीं थे। दिसंबर 1991 में उन्होंने एसबीआई से पूरे 500 करोड़ का फंड उठा लिया। हमेशा की तरह यह पैसा उन्होंने शेयर मार्केट में झोंक दिया और अपने पसंदीदा स्टॉक्स को पंप करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार एक बड़ी दिक्कत थी। वो किसी भी बैंक से फेक बीआर बनवाकर एसबीआई को देने की पोजीशन में नहीं थे। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने एसबीआई के ही एक कर्मचारी आर सीतारमन को मोटी रिश्वत थमा दी और कहा, देखो भाई, तुम्हारा बस एक छोटा सा काम है, रिकॉर्ड्स में थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो ताकि ऊपर वालों को पता ही ना चले कि 500 करोड़ के सिक्योरिटीज गायब हैं। सीतारमन मान भी गया और रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा वक्त तक छुपता नहीं। अप्रैल 1992 में आखिरकार एसबीआई के अधिकारियों की नजर अपने ही रिकॉर्ड्स पर गई और उन्हें उस 500 करोड़ के गैप का राज पता चल गया। यह वही पल था जहां से बिग बुल की पूरी दुनिया हिलने वाली थी। एसबीआई ने जब दबाव डालना शुरू किया तो हर्षद मेहता के सामने मुश्किल दोहरी थी। एक तरफ उन्हें इन पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को ऊंचाई पर बनाए रख सकें, और दूसरी तरफ समय पर पैसे लौटाना भी जरूरी था। अगर एसबीआई ने कानूनी कदम उठाया तो पूरा खेल दुनिया के सामने उजागर हो जाता। अश्विन ने समझाया, भाई शेयर बेच दो और तुरंत पैसा लौटा दो, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन हर्षद का जवाब था, अगर अभी सेल करूंगा तो कैपिटल गेन टैक्स में फंस जाऊंगा, यह रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। उन्होंने एसबीआई से मोहलत मांगी और फिर नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी से एक नया फंड उठाकर किस्तों में एसबीआई का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की तेज तर्रार रिपोर्टर सुचेता दलाल को इस पूरे खेल का सुराग मिल गया। 23 अप्रैल 1992 को अखबार के फ्रंट पेज पर हेडलाइन छपी, एसबीआई से सैकड़ों करोड़ गायब, पीछे हैं बिग बुल हर्षद मेहता। जैसे ही खबर बाहर आई, संसद में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और सरकार ने पैनिक में हर्षद पर आयकर विभाग, आरबीआई और सीबीआई की एक साथ जांच बैठा दी। एक एक करके राज खुलने लगे और पूरे देश को पता चला कि किस तरह बैंकों के पैसे का इस्तेमाल करके सालों तक शेयर मार्केट को कृत्रिम रूप से ऊपर चढ़ाया गया। बाजार में अफरा तफरी मच गई। हर्षद के पसंदीदा स्टॉक्स सबसे ज्यादा गिरने लगे। लाखों छोटे निवेशक डूब गए। बैंक ऑफ कर्द और मेट्रोपॉलिटन को ऑपरेटिव बैंक जैसे छोटे बैंक जिन्होंने फेक बीआर जारी किए थे, सीधे ढह गए। जब इस पूरे स्कैम का साइज गिना गया तो आंकड़ा 4000 करोड़ से भी ऊपर था। उस वक्त के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल था। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और उनके भाई अश्विन मेहता गिरफ्तार कर लिए गए।
उनके आलीशान घर, बैंक अकाउंट और लग्जरी कारें सब जब्त कर ली गईं। अगला पूरा दशक कोर्ट कचहरी के चक्कर में गुजरा। कभी जेल में, कभी बाहर, हर्षद लड़ते रहे। लेकिन दिसंबर 2001 को सिर्फ 47 साल की उम्र में पुलिस कस्टडी में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आज उनके जाने के दशकों बाद भी उनकी कहानी उतनी ही विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं हर्षद सिर्फ एक स्कैमस्टर था, वहीं उनकी फैमिली का मानना है उन्हें उन प्रैक्टिसेस के लिए बलि का बकरा बनाया गया जो उस वक्त मार्केट में आम थी। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है, लेकिन एक बात साफ है, हर्षद मेहता की दास्तान सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, बल्कि लालच, शोहरत और सिस्टम की कमजोरियों की कहानी है। और अब सवाल आपसे, क्या हर्षद मेहता एक विलेन थे या हालात के शिकार? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हर चमक सोना नहीं होती और हर बुल मार्केट हमेशा नहीं टिकता। वक्त के पास हमेशा वो ताकत होती है जो सच को सामने ला ही देती है।